दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के व्याख्या सहित हल में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले 8वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 8 जो कि कोशिका संरचना और प्रकार्य है, उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना होती है, तो सही है। दूसरा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों तीनों ही कथन सही हैं, तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप देख लीजिए कि जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहा जाता है और ये जीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं और ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1665 में कार्क की कोशिकाओं की खोज हुई, जिसके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। और सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये तीनों ही कथन इस प्रश्न के संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कणिकाएं उपर्युक्त में से कौन से एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण हैं? तो आपको बताना है। दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कणिकाएं ये सभी दोस्तों एकल कोशिकीय संरचना के उदाहरण हैं। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी कथन आपके सही हैं, क्योंकि एकल कोशिका या सिंगल सेल से बनी संरचना एक कोशिकीय संरचना कहलाती है। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिकाएं ये सभी एकल संरचना के उदाहरण हैं। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उनको बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन इत्यादि करती हैं, जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी न्यूक्लियस हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, सही है। दूसरा है कि कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है, ये भी सही है। और तीसरा है, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है, सही है। तो आप देख लीजिए दोस्तों ये कौन कौन से कथन इसमें सही हैं, तो आप जान लीजिए कि तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के विभिन्न संघटक कोशिका द्रव्य और केंद्रक हैं। ये एक झिल्ली द्वारा बंधे होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है और यह सरंध्र होती है और विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। ये झिल्ली पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। दूसरी बात यह कि कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग इसमें माइटोकांड्रिया, गाल्जिकाए, राइबोसोम आदि ये कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों केंद्रक गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है और ये झिल्ली भी सरंध्र होती है और कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जीवाणु कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक और अंदर केंद्रिका तथा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं और कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के साथ
कोशिका के क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण करते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं और जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग कहलाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं, तो ये सही नहीं है। केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है यानी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके विपरीत जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, याद रखिएगा। दोस्तों, जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आने वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है न ही यूकैरियोटिक, इसलिए कथन 2 गलत है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्याज और मानव की कोशिकाएं इसके उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर पहला कथन है कि जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सही है। प्लास्टिड्स नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं, ये भी सही है। और जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर के बारे में आपने जो तीनों कथन पढ़ा है, ये तीनों सही है। आप देखिए, आप जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल 2 और 3 हो जाएगा। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है, तो ये सही नहीं है। और आप जान लीजिए 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्त अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्त पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य आवरण के रूप में उपस्थित होती है और ये पादप कोशिका को आकार और दृढ़ता देती है। दूसरा कथन आपका है कि प्लास्टिड्स दो होता है दोस्तों, प्लास्टिड्स ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं, जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। और आप जान लीजिए कि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी तथा पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, इसलिए कथन 3 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? देखिए, गोलाकार रक्त कोशिकाएं, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, तर्करूपी पेशी कोशिकाएं या उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखिए सही उत्तर है लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संदेश स्थानांतरण के कार्य के लिए जो हमारी लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं यानी लॉन्ग ब्रांचेड नर्व सेल जो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं और मानव शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और जो कार्य और आकृति में भिन्न हो सकती हैं। संदेश प्राप्त कर उनके स्थानांतरण का कार्य तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा किया जाता है और ये कोशिकाएं आकृति में लंबी और शाखान्वित होती हैं। इसी प्रकार रक्त कोशिकाएं गोलाकार और पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। दोस्तों, 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित कक्षा 9वीं जो है वो है जंतुओं में जनन। आइए देख लेते हैं इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, इन विट्रो निषेचन या जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। और दूसरा है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में होता है। तो दोस्तों, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आप देख लीजिए कि केवल एक आपका सही है। अगर आप देखें तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, इनको इन विट्रो निषेचन कहलाता है और इस निषेचन के लिए शुक्राणु अंडवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं
और ऐसे में चिकित्सक ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं जिससे कि इन विट्रो निषेचन यानी आईवीएफ हो सके। और अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। कथन एक सही है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है और इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। कथन 2 आपका गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनन का पहला चरण फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है सभी अंड प्रजनक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, ये आपका गलत है। तो केवल एक आपका सही ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिका के उदाहरण हैं। इनका संलयन निषेचन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता है। उसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों यानी अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये विकसित संरचना भ्रूण कहलाती है और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। और इस विकास काल में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो गर्भ कहलाता है। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु और जो अंडे देते हैं अंड प्रजनक कहलाते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि कुछ अंड प्रजनक जंतुओं में निषेचन शरीर के बाहर तो कुछ में शरीर के अंदर होता है। मुर्गी में निषेचन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। अनेक जंतुओं जैसे मेढक, टोड, मछली, स्टारफिश आदि में निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है और इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है और इस प्रकार का निषेचन जिससे नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है कि सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि मुकुलन जो अमीबा की जनन प्रक्रिया है, द्विखंडन हाइड्रा की जनन प्रक्रिया, कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? देखिए दोस्तों, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस जो है ये लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। केवल ऑप्शन 3 आपका जो कथन 3 है वो सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं मुकुलन और द्विखंडन क्या होता है। तो दोस्तों, पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। जनन का वो प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं और मुकुलन जो है और द्विखंडन ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन की प्रक्रिया से और अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन की प्रक्रिया से होता है। अतः युग्म 1 और 2 गलत हैं। और इसके अलावा लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। 3 जो कथन है सही है। तो हाइड्रा में जो दोस्तों अमीबा में नहीं बल्कि हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन से होता है और अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्लोनिंग के संबंध में आपसे पूछा गया है कि यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सबसे पहले सफलतापूर्वक उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी, सही है। और डॉली एक फिन्स डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी, सही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें से कौन सा कथन है, 1 2 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए कि तीनों कथन सही हैं। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। सबसे पहले इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के
रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। इस प्रक्रिया में फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश इव से ली गई एक अंड कोशिका के केंद्रक के साथ के स्थान पर स्थापित किया गया और इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिक ब्लैकफिश इव में रोपित किया गया और बाद में स्कॉटिक ब्लैकफिश इव ने डाली को जन्म दिया, परंतु डाली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। चूंकि स्कॉटिक ब्लैकफिश इव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, इसलिए डॉली में उसके कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुए। इसलिए डॉली जो है वो फिन डॉर्सेट की क्लोन भेड़ थी। इसके बाद आइए दोस्तों 8वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 10 पे आते हैं जो है किशोरावस्था की ओर। तो आप जानते हैं कि जो मानव है उनका विकास होता है और ये धीरे धीरे जो है शिशु से बढ़ते हुए किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं आप देख लीजिए दोस्तों कि लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन लैंगिक हार्मोन हैं और ये मानव शरीर के गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। सही है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है, तो ये गलत है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन नहीं बल्कि दोस्तों टेस्टोस्टेरॉन जो है नर हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन। और इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित किया जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं हार्मोन को सीधे सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। और लैंगिक हार्मोन का स्रावण भी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन दोस्तों लैंगिक हार्मोन होते हैं और ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। कथन 1 सही है। एस्ट्रोजन दोस्तों मादा हार्मोन होता है न कि नर हार्मोन। तो एस्ट्रोजन और दोस्तों एस्ट्रोजन मादा हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो नर हार्मोन होता है और इसका स्रावण क्रमशः लड़कियों में अंडाशय और लड़कों में वृषण द्वारा होता है। अतः कथन 2 गलत है। ये लैंगिक हार्मोन लड़कों में दाढ़ी मूछ बड़े स्वरतंत्र के गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। कंठमणि के बड़े और छोटे होने के कारण क्रमशः स्वरों का लड़कों का स्वर गहरा और लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। लड़कियों में स्तन और दुग्ध ग्रंथियों का विकास जिसे गौण लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन कहा जाता है उसके कारण विकसित होते हैं और इन लैंगिक हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसे पीयूष अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और ये अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो थायराइड जो ग्रंथि है वो किस हार्मोन का स्रावण करती है? थायरॉक्सिन का। इसके अलावा अग्नाशय जो है वो इंसुलिन का स्रावण करता है। अधिवृक्क जो है एड्रिनलिन का और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है। तो आप देख लीजिए कौन सा कूट सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। दोस्तों थायराइड जो होता है वो थायरॉक्सिन का, अग्नाशय इंसुलिन का, अधिवृक्क जो होता है आप जान लीजिए दोस्तों अधिवृक्क आपका ये एड्रेनलिन का और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है और अन्य ग्रंथियों जैसे वृषण, अग्नाशय, थायराइड और एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करने का कार्य भी करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दुग्ध अपने आप में संतुलित भोजन है। दूसरा है लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा है कि वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक है। तो इसमें से कौन सा सही कथन है? तो दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, बिल्कुल सही है। और लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं, ये सही है। वसा शरीर की वृद्धि के लिए और प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, ये सही नहीं है क्योंकि शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन और ऊर्जा के लिए वसा आवश्यक है।
केवल 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं संतुलित आहार या बैलेंस्ड फूड जो होता है दोस्तों, ये इस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में हो। जहां हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां शामिल हैं, एक संतुलित आहार है। वहीं दूध अपने आप में स्वयं एक संतुलित भोजन है। शिशु के माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। लोहा दोस्तों, पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अलावा वसा और शक्कर ऊर्जा उत्पादन के लिए, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और दूध, मांस, नट और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये 4 कथन आपके दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा। सही है। पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिन्हें X और Y कहते हैं। सही है। और शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। इसमें महिला के गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये चारों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शन डी, चारों ही कथन सत्य हैं। दोस्तों, अगर जो आप इस प्रश्न को विस्तार से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है जिन्हें X और Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक में 2 गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है जबकि शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। एक में X गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मक में XX गुणसूत्र होगा और ये मादा होगी। सही है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु दोस्तों अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मक में XY गुणसूत्र होगा और ये नर होगा। और इस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है कि युग्मक का लिंग निर्धारण शुक्राणु के गुणसूत्र पर निर्भर करता है जो पुरुषों से प्राप्त होता है। अतः यह धारणा कि लिंग निर्धारण में माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार और अन्याय संगत है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये एड्स के संबंध में प्रश्न है। 4 कथन दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों, एड्स एक खतरनाक और संक्रामक बीमारी है। इसके बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, ये एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु के द्वारा ह्यूमन जो है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV। दोस्तों, एड्स जो है ये HIV यानी वायरस के द्वारा फैलता है, न कि जीवाणु के द्वारा। दूसरा है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी फैल सकती है। सही है। और पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी ये फैल सकता है। सही है। और पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में ये जो है प्रवेश करता है। तो आप देख सकते हैं पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में नहीं फैलता, तो ये गलत है क्योंकि पीड़ित माँ के दूध में या दूध के सेवन से उसके शिशु में ये वायरस प्रवेश करता है और शिशु भी एड्स से पीड़ित हो सकता है। तो 2 और 3 इसमें सही हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, कथन 2 और 3 आपके सही हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कथन 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एड्स खतरनाक बीमारी है जो कि HIV यानी दोस्तों HIV जो है ये वायरस है, विषाणु द्वारा होता है। 2 और 3 सत्य है, 4 गलत है क्योंकि पीड़ित माँ के दूध के सेवन से उसके शिशु में ये वायरस प्रवेश करता है और शिशु भी एड्स से पीड़ित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। NCERT का वस्तुनिष्ठ अध्यायवार प्रश्नों की श्रृंखला में हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, UPPCS, बिहार, राजस्थान, MP PCS, उत्तराखंड PCS आदि परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।